हेलो फ्रेंड, डीके मौर्य क्लासेस सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज इस वीडियो में बात करने वाले यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 10 के लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए बेसिक यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके डिटेल में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए। आज से आप लोगों को पूरे यहाँ पे क्लास 10 के नोट्स आप लोगों को डेली एक एक सब्जेक्ट का आप लोगों को हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से आप लोगों को विज्ञान का जो नोट्स है, पहला रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसका ये फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ से आप लोगों को इसके किस किस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट करना है, यहाँ पर आप लोगों को पूरी डिटेल में जानकारी आपको मिलने वाली है। आप लोग वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ से पहले आप लोगों को क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यहाँ से आप लोगों को इसके क्या है, अभिक्रिया में क्या हम देखते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें हम क्या परिवर्तन देखते हैं, उसके बारे में क्या अध्ययन करते हैं। यहाँ पे संतुलित असंतुलित समीकरण कैसा होता है उसके बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया उसके प्रकार क्या होते हैं, उसके भाग कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे आप लोगों को पूरी डिटेल में आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है। पहले बात कर लेते हैं अभिक्रिया। जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होता है, यहाँ से क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पे अभिक्रिया होता है। फिर उसके बाद क्या अभिक्रिया में हम क्या देखते हैं, उसमें रंग में परिवर्तन देखते हैं, अवस्था में परिवर्तन देखते हैं, उसके तापमान में परिवर्तन को देखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद समीकरण को बनाते हैं। और यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में के प्रकार में हम क्या देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया प्रकार में संयोजन की अभिक्रिया, संयोजन की अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अध्ययन भी करते हैं, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और विस्थापन की अभिक्रिया का भी अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया उसकी क्या है, प्रकार में ही अध्ययन हम करते हैं। और यहाँ पे उपचयन उपचयन विकृत गंधता और संक्षारण और उपचयन के प्रभाव के भी हम अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पे संतुलित समीकरण असंतुलित समीकरण क्या होते हैं, यहाँ पे भी उसको हम बैलेंस करके भी देखने वाले हैं। यहाँ पे संतुलित समीकरण में यहाँ पे असंतुलित समीकरण जो होता है, यहाँ पे जैसे ये मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन के साथ यह क्रिया के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे मैग्नीशियम जो संख्या है यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन 1 है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कॉम्बिनेशन वो बराबर नहीं है यहाँ पे। इसके लिए हम क्या करते हैं, संतुलित समीकरण करते हैं। यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम मैग्नीशियम संख्या को क्या करते हैं, एक संख्या को बढ़ाते हैं, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम को कर देते हैं, ऑक्सीजन संख्या 2 होती है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम संख्या 2 हो जाती है। अब 2 का यहाँ पे जब गुणा करते हैं, क्या दोनों संख्याएं यहाँ बराबर हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन। यहाँ पे रिएक्शन जो होता है या क्या के नियम को पालन कर, जो संतुलित समीकरण होता है उसमें क्या क्या यह नियम को पालन करता है। पहले पॉइंट है यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को यह क्या करता है, पालन करता है। अब परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जो संतुलित समीकरण होता है ये क्या करता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करता है, ये पालन करता है। और परमाणु संख्या क्या होती है, यहाँ पे समान होती है। अभिकारक एवं उत्पाद दोनों उपस्थित होते हैं। कोई भी अभिक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक समीकरण होता है, यहाँ पे अभिकारक एवं उत्पाद क्या होते हैं, दोनों उपस्थित रहते हैं। और तत्वों की भौतिक अवस्था को लिखना, तत्वों की भौतिक अवस्था को क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। मतलब यहाँ पे कौन सा ठोस है, गैस है, जलीय अवस्था में और गैस अवस्था में जिस फॉर्म में होते हैं उसे उस अवस्था में क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं और प्रॉपर एक नोट्स बनाते चलिए आप लोग, और यहाँ पे आप लोग एक नोट्स में लिखते चलिए। इसके बाद आता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक मतलब यहाँ पे परिवर्तन जो होगा कैसा होगा, फिजिकल होगा, केमिकल होगा। यहाँ पे वो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे नोट्स भी आप लोग प्रॉपर कंप्लीट करते चाहिए। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पे आप लोग इसको नोट्स में कंप्लीट करते चलिए और यहाँ पे उसके उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे विद्युत बल्ब का जलना, जल में नमक का घुलना, मोम का पिघलना, जल का वाष्पीकरण होना, फलों से स्वाद बनाना, फलों से सलाद बनाना। और यहाँ पे मक्खन का बर्तन में पिघलना, कोई मक्खन है और बर्तन में रख देते हैं वो पिघलने लगता है, वो क्या है, सब ये क्या है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब इसके बाद देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन में क्या है। रासायनिक परिवर्तन में
रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पे, उदाहरण दूध से दही बनना, ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना, ये क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। आयरन तथा सल्फर से आयरन सल्फाइड बनाना, ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी और कागज का जलना कैसा परिवर्तन है? यह रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे इन दोनों में अंतर भी देख सकते हैं, यहाँ पे करा देते हैं पॉइंट। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, यहाँ पे इसके अंतर भी देखते हैं। वे पदार्थ के वो केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है। और रासायनिक में क्या होता है परिवर्तन? इस परिवर्तन में बनने वाले पदार्थ रासायनिक गुणों और संगठन में प्रारंभिक पदार्थ और पूर्णतः भिन्न होता है। यहाँ पे भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? भौतिक परिवर्तन तीसरा पॉइंट है, इसमें इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है यहाँ पे। और यहाँ पे नए पदार्थ निर्माण होता है। और इसमें चौथा पॉइंट है, इनमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो सकता है। इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो सकता है। इसमें क्या होता है? रासायनिक में इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते। इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ जो होता है यहाँ पे नहीं प्राप्त कर सकते। उदाहरण के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं, भौतिक में जल का वाष्पीकरण जो होता है, यहाँ क्या है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। फलों से सलाद बनाना क्या है? ये क्या है? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना क्या है? यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। यहाँ से भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं, देखते हैं रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? केमिकल रिएक्शन, इसको भी करा देते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अथवा रसायनों से संबंधित अपक्रिया को ही रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या होता है? अभिकारक और उत्पाद का नए पदार्थ क्या करते हैं? कोई भी अभिकारक मिलकर यहाँ से एक से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं? नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया का कहते हैं उसे। रासायनिक अपक्रिया यहाँ पे क्या होगा? केमिकल रिएक्शन हम कोई करा दें, जैसे यहाँ पे हम कोई H प्लस Cl ले लें। यहाँ पे जब इसको क्रिया कराएंगे HCl बना, मतलब यहाँ पे एक से अधिक तत्व मिलकर नए पदार्थ क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ये जो होता है अभिकारक होता है, ये क्या होता है? उत्पाद होता है। इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। यहाँ क्या हुआ है? एक तत्व थे, मतलब यहाँ पे मिलकर क्या किए? एक नए तत्व का निर्माण किए, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे उसके पॉइंट है, नोट है। ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। ऐसे पदार्थ किसी भी रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं, उसे कहते हैं अभिकारक। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे, भोजन का पाचन, शोषण, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दूध से दही बनना, भोजन को पकाने की प्रक्रिया, ये सब क्या है? तो यहाँ पे इसके उदाहरण है रासायनिक अपक्रिया के ही। अगला है, रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं? रासायनिक अपक्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे? यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया की पहचान करना, ताकि यह पता लगाया जा सके, किसी भी रासायनिक पता लगाया जा सके अपक्रिया जो संपन्न हुई है। जब कोई अपक्रिया संपन्न होती है, उसके निम्न चिन्हों का पहचाना जाता है। और यहाँ पे हम उसमें क्या देखते हैं? अभी हम इससे पहले भी बता रहे थे, यहाँ पे उसके क्या परिवर्तन हम देखते हैं। जब किसी भी रिएक्शन को हम कराते हैं, वहाँ पे क्या देखते हैं? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन देखते हैं, उसके रंग में परिवर्तन देखते हैं, और गैस का निष्कासन देखते हैं, वाष्प में परिवर्तित है। कोई भी गैस होता है, जब निकलेगा वाष्प में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे इसमें अपक्रिया में यहाँ पहचान देगा। आप लोग यहाँ पे नोट्स बनाते हैं इसको, चलिए यहाँ पे
ये इसके रासायनिक अपक्रिया की पहचान में था। ये सब पॉइंट आप लोग नोट्स में अपने कंप्लीट यहाँ प्रॉपर एक नोट्स में कंप्लीट करते चलिए। अब यहाँ आप देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन, इसका भी डिफिनेशन करा देते हैं। जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है, जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या करता है, यह परिवर्तित हो जाता है। यह एक रासायनिक अपक्रिया के लिए ही कथन है, परंतु एक यह निम्न तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जब क्रिया कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या है, ये अभिकारक के रूप में कार्य कर रहा है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है यह उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है यहाँ पे जब रिएक्शन कराया जाता है। यहाँ पे नोट पॉइंट है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको भी नोट में। इस प्रकार के समीकरण को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। इस प्रकार के समीकरण को लिखना क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। रासायनिक अपक्रिया को लिखने का दूसरा तरीका भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। और यहाँ पे भी नीचे पॉइंट भी दिया हुआ, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने का सांकेतिक तरीका है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया के समीकरणों के दो भाग होते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण है कोई लिख रहे हैं, उसके दो भाग होते हैं। एक होता है अभिकारक, दूसरा क्या होता है, उत्पाद होता है। अभिकारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। जैसे ऊपर के समीकरण में मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन अपक्रिया में भाग, इसलिए ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या है, अभिकारक के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या काम कर रहा है, उत्पाद के रूप में काम कर रहा है। इसकी भी डिफिनेशन क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे। किसी अपक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। किसी अपक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे क्या है, उत्पाद है। जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में भाग लेने से क्या कहता है, नया पदार्थ बना रहा है यहाँ पे, उसे कहते हैं उत्पाद। यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए भी आप लोग यहाँ रासायनिक समीकरणों को लिखने का तरीका भी आप लोग यहाँ सीख सकते हैं। रासायनिक समीकरणों का लिखने का तरीका, रासायनिक समीकरणों का लिखने का यहाँ पे कैसे लिखा जाता है उसको भी हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं। पहले इसकी डिफिनेशन के रूप में आप लोग देख सकते हैं। रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अपक्रिया को प्रदर्शित करता है, इसलिए रासायनिक समीकरण को एक तीर के निशान के बाईं और रासायनिक अभिकारकों को लिखा जाता है। बाईं और क्या और लिखा जाता है, अभिकारकों को लिखा जाता है, और उनके बीच एक प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। इसी प्रकार तीर के दाईं ओर उत्पाद को लिखा जाता है, उनके बीच में भी प्लस चिन्ह को लगाया जाता है। यहाँ पे उसको समझाया गया है, समझिए। और जहाँ पे जिंक है यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ पे जब इसको क्रिया कराया जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और प्लस हाइड्रोजन का यहाँ पे साइन प्राप्त होता है। जब कोई भी यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन या अभिक्रिया लिखते हैं तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जिंक और कोई और यहाँ पे तत्व है तो वहाँ के बीच में क्या लगता है, प्लस का साइन लगता है। अभिकारकों के बीच में क्या लगता है, प्लस का चिन्ह लगता है। उत्पादकों के बीच में भी क्या लगता है, प्लस का चिन्ह लगता है। एक उत्पाद दूसरे उत्पाद के बीच में जो भी रहेगा वहाँ भी प्लस का साइन लगेगा, ये इतना ध्यान देना है। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, यहाँ पे भी इसका आप लोग डिफिनेशन देख सकते हैं। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में रासायनिक अपक्रिया में अणुओं के बीच बंध बनने और टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे जल के अणुओं के टूटने से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध बनने से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्राप्त होता है। रासायनिक अपक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, निम्न प्रकार की होती है। पहला है संयोजन, और यहाँ पे वियोजन या अपघटन की अपक्रिया, ये क्या है, रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। ये विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन एवं अपचयन, ये सब क्या है, रासायनिक अपक्रिया के निम्न प्रकार होते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं, पहला टॉपिक ले लेते हैं संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, ये इसके पार्ट थे। आप लोग इसको नोट्स के रूप में आप लोग पूरा कंप्लीट यहाँ पे नोट कर सकते हैं, और आप लोग प्रॉपर एक नोट्स को कंप्लीट करते चलिए। बात कर लेते हैं संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया में क्या हम सीखते हैं, वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों का एकल उत्पाद का निर्माण होता है, ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया का सामान्य सूत्र होता है, यहाँ सामान्य भाषा में देख सकते हैं, एक या एक से अधिक
अपक्रिया मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये उदाहरण के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं। ए और बी मिलकर एक क्या करते हैं, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसे क्या होता है, ए बी को अभिकारक बोलते हैं, इसे उत्पाद बोलते हैं, ए बी। यहाँ दोनों मिलकर क्या होता है, ए बी को निर्माण करते हैं। यहाँ पे दूसरी यहाँ पे अपक्रिया, यहाँ पे रिएक्शन करा के हम दिखा देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ क्रिया कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। यहाँ पे जो ये कैल्शियम है, ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना है। यहाँ से देख सकते हैं, इसे बोलते हैं अभिकारक, इसे बोलते हैं उत्पाद। ये संयोजन की अपक्रिया था। अब यहाँ पे परिभाषा के अनुसार यहाँ देख सकते हैं, परिभाषा के अनुसार रासायनिक समीकरण की तुलना करने पर हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल जो दो अभिकारक है एकल उत्पाद का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। परिभाषा के हिसाब से यहाँ पे उसको एक दो पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया गया है। इसको अगर पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं पॉइंट में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यह एक अवक्षेपण अपक्रिया है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के दीवारों की पुताई की जाती है तो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट एक पतला परत बन जाता है और इसके साथ जल H2O का भी निर्माण होता है, जो वाष्पीकृत हो जाता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रकार की समीकरण इस प्रकार है। इस प्रक्रिया का समीकरण इस प्रकार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की जब क्रिया कराया जाता है, हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। यहाँ पे ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड कार्बोनेट। और यहाँ पे अन्न के साथ अपक्रिया करा के देख सकते हो। यहाँ पे कोयले के साथ जलना, कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है और किसकी उपस्थिति में जलेगा, कार्बन की उपस्थिति में जलेगा। और इससे क्या हमें प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त होगा। जल का बनना, जल हमें कैसे बनेगा, हाइड्रोजन और हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी जल बनाने के लिए। यहाँ पे भी या क्या हो जाएगा, जब रिएक्शन कराएंगे क्या H2O प्राप्त होगा। सल्फर डाइऑक्साइड का बनाना कैसे बनेगा, और सल्फर और ऑक्सीजन साथ जब क्रिया कराएंगे क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्राप्त होगा। जंग का लगना, जंग लगे तो फेरस ऑक्साइड FeSO4 के साथ जब ये 2FeSO4 का जब यहाँ पे क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, Fe2 या O3, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें प्राप्त होंगे। यहाँ पे ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। ऊष्मा क्षेपीय अपक्रिया, वे अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलते उसमें ऊष्मा क्षेपीय अपक्रिया कहते हैं। जैसे मेथेन, ऑक्सीजन साथ क्रिया कराकर यहाँ पर क्या हमें प्राप्त होगा, कैल्शियम, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमें प्राप्त होगा। ये सब उसके उदाहरण है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक है ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं, वे अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके यहाँ पे हमें बेरिलियम क्लोराइड और यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पे इसके रिएक्शन को भी आप लोग देख सकते हैं। अगली हेडिंग है वियोजन या अपघटन की अपक्रिया। वियोजन या अपघटन की अपक्रिया। अब इसके डिफिनीशन को देख लेते हैं पहले। वियोजन या अपघटन की अपक्रिया वे अपक्रिया जिनमें एकल अभिकारक वियोजित अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, विघटन की अपक्रिया कहलाती है, वियोजन की अपक्रिया कहलाती है। ये विघटन जो अपक्रिया होती है 3 प्रकार की होती है। उसमें वियोजन में इसमें वियोजन की क्रिया ऊष्मा के द्वारा होता है। उसमें जो वियोजन होता है यहाँ पे, इसमें वियोजन की जो क्रिया होती है ऊष्मा के द्वारा ही होती है। उदाहरण के रूप में हम यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत वियोजन, इसमें ऊष्मा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। उदाहरण प्रकाशीय वियोजन में यहाँ पे देख सकते हैं जब वियोजन की क्रिया के लिए ऊष्मा प्रकाश के द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ पे इसके अभी उदाहरण यहाँ पे नहीं लिखे गए हैं। अब यह विस्थापन की अपक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रिया
अपक्रियाशील पदार्थ कम अपक्रियाशील पदार्थ के उसके यौगिक को अलग कर देता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ऐसी अपक्रिया जिसमें जिसमें अधिक अपक्रियाशील पदार्थ कम अपक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन की अपक्रिया कहलाती है। यहाँ पे उसका उदाहरण है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट को साथ क्रिया कराया, फेरम सल्फेट यहाँ पे और कॉपर ही बाहर निकल जाता है। यहाँ पे लोहा कॉपर से अधिक अपक्रियाशील पदार्थ है जो अपने कम अपक्रियाशील कॉपर को उसके यौगिक और कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है। इस अपक्रिया में कॉपर और सल्फेट का रंग नीला होता है, परंतु जैसे ही लोहे की कील विलयन में डालते हैं, कॉपर विस्थापन के कारण विलयन के रंग नीला से भूरा हो जाता है। यहाँ से आप लोग इसके टॉपिक देख सकते हैं। उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, जिंक, ये कॉपर सल्फेट से क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है। यहाँ पे और इसके उदाहरण है, देख सकते हैं। अगला टॉपिक है द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया में यहाँ हम देखते हैं ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं AB और CD के साथ अपक्रिया करके AD इसमें से एक तत्व निकल के इसमें जुड़ जाते हैं और AD प्लस CD का निर्माण करते हैं। यहाँ पे अपक्रिया के रूप में उदाहरण के रूप में दिखा सकते हैं हम। यहाँ से ये तत्व था सोडियम सल्फेट और ये बेरियम क्लोराइड। यहाँ से देखिए ये जो सोडियम था, ये सोडियम ये इसके साथ चला गया, सोडियम सल्फेट के साथ में चला गया, बेरिलियम सल्फेट था, सोडियम क्लोरीन के साथ इसके साथ ये और सल्फेट बेरिलियम के साथ इसके साथ यहाँ मिल गया, BaSO4+2 NaCl का निर्माण करते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसे सभी रिएक्शन में इसके देख सकते हैं। NaOH ये क्या करेगा, ये सल्फेट के साथ चला जाएगा, ये NaSO4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा H2O, यहाँ पे जल का निर्माण हो जाएगा। अच्छा भी अपक्रिया में ऐसे ही करना है यहाँ पे परिभाषा के हिसाब से। उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं? उपचयन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है अथवा दोनों में ही इसे उपचयन कहते हैं। उपचयन का उदाहरण क्या है? ऑक्सीजन की वृद्धि के लिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कार्बन से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, उसे ऑक्सीजन वृद्धि हो रहा है। अपचयन किसे कहते हैं? कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयित होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन में। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, यहाँ पे P4 और यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा P2O5, यहाँ पे इसका निर्माण हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन के क्या हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे उपचयन का उदाहरण देख लीजिए, ऑक्सीजन का यहाँ क्या होता है ऑक्सीडेशन, यहाँ सल्फर आया, यहाँ पे सल्फर हाइड्रोजन से क्या होता है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे सल्फर से हाइड्रोजन का ह्रास हो जाएगा और यहाँ उपचयित हो जाएगा। अपचयन का क्रिया किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का ह्रास होता है अथवा दोनों में ही अपचयन कहते हैं। अपचयन का उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन का ह्रास होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या होगा, वृद्धि होगा। यहाँ पे ये क्या है, अपचयन के उदाहरण है। आप लोग देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल और आप लोग लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है रेडॉक्स अपक्रिया। अगला टॉपिक है रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के दौरान एक अभिकारक का उपचयित होता है जबकि दूसरे का अपचयित होता है, उसे रेडॉक्स अपक्रिया होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, जब किसी अपक्रिया के दौरान उपचयन की क्रिया एवं अपचयन की अपक्रिया एक साथ हो, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ अपचयन हो रहा है, यहाँ पे उपचयन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पे एक ही साथ में दोनों हो रहे हैं। यहाँ पे रेडॉक्स अपक्रिया में अपचयन उपचयन दोनों यहाँ पे साथ में होंगे। एक में यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, इसलिए रेडॉक्स अपक्रिया, जिसमें अपचयन उपचयन दोनों साथ क्रिया हो रही है, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकारक और अवकारक किसे कहते हैं? वे वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है या अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है और अपचयन के लिए क्या देता है, हाइड्रोजन को हटाता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं।
अवकारक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो ऑक्सीजन को हटाने के लिए उत्तरदायी होता है अथवा अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है, वो क्या होता है? अवकारक कहलाता है। उदाहरण के रूप में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या कहता है? ऑक्सीजन को हटाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन को हटाने का उत्तरदायी होता है। अपचयन के लिए हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करता है? देता है। यहाँ पे उसका रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। उपचयित पदार्थ में क्या होता है? हाइड्रोजन की वृद्धि होता है। अपचयित पदार्थ में क्या होता है? यहाँ पे उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जिसमें ऑक्सीजन के इसमें उपचयित में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होता है। और अपचयित पदार्थ में क्या होता है? यहाँ पे जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ये सब मेन पॉइंट है। और यहाँ पे उपचयन में क्या करते हैं? उपचयन के लिए ऑक्सीजन का प्रदान करते हैं और यहाँ पे जो ऑक्सीजन का ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है हाइड्रोजन। उपचयन का प्रभाव, उपचयन का प्रभाव उपचयन का प्रभाव हेडिंग है ये। हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी अपक्रियाएं जो हमारे आसपास होती है, जिसमें से धातुओं का संक्षारण एवं खाद्य पदार्थों का विकृत गंधता हो जाने से सामान्य उदाहरण जैसे उपचयन की अपक्रिया से के उपचयन अपक्रिया के प्रभाव से होता है। संक्षारण किसे कहते हैं? वह अपक्रिया जिसमें हवा, जल व एवं नमी से अपक्रिया कर किसी धातु की सतह संक्षारित या गलना हो जाता है, ऐसी अपक्रिया को संक्षारण कहते हैं। नोट के रूप में यहाँ पे आप लोग संक्षारण एवं जंग लगना दोनों ही अलग चीज़ हैं। जंग लगने से लोहे जैसी धातु की सतह संक्षारित हो जाती है। संक्षारण से बचाव कैसा होगा? संक्षारण से बचाव की निम्न विधियां हैं। जस्तीकरण, धातु की सतह को पेंट करके। धातु की सतह पर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर। विकृत गंधिता क्या होता है? भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का वायुजनित उपचयन, जिसमें उसका स्वाद एवं गंध बदलकर बदबूदार हो जाता है। भोजन इस प्रकार खराब हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहलाता है ये। यहाँ पे भोजन में उपस्थित वसा, तेल, वायुजनित उपचयन, जिससे उसका स्वाद क्या होता है? गंध में बदलकर बदबूदार हो जाता है। भोजन इस प्रकार क्या होता है? खराब हो जाता है, उससे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता एक घटना है जो बहुत समय रखने के बाद वसा, तेली खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाता है, जिससे उसका स्वाद बदल जाता है। वसा अथवा तेल में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, चिप्स आदि की विकृत गंधता होने से खराब कर देता है। उपचयित खाद्य पदार्थ का स्वाद बदल जाता है। विकृत गंधता भोजन खाने योग्य नहीं होता। वसा एवं तेल खाद्य पदार्थ विकृत गंधता से बचाव। वसा एवं तेली खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता होने से बचाया जा सकता है अथवा इसकी दर को कम किया जा सकता है। इसको रोकने के निम्न विधियां हैं। वसा एवं तेली खाद्य पदार्थ के एंटीऑक्सीडेंट डालने से इसकी विकृत गंधता होने से बचाया जा सकता है। खाद्य पदार्थों को पैकिंग के समय बर्तन में ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, इससे विकृत गंधता होने से बचाया जा सकता है। उपचयन की दर को कम करने के लिए वायु मुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थ को रखने की विकृत गंधता होने की दर को कम किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों में विकृत गंधता को बचाने के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश की दर को यहाँ दूर रखा जाता है, प्रकाश से दूर रखा जाता है। जैसे इसके खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता को बचाने के लिए एवं उसकी दर को कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। यहाँ पे आप लोग यहाँ से देख लेते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम को यहाँ से देख सकते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधियां हम यहाँ से निरीक्षण विधि या हिट्स एंड ट्रायल का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे उदाहरण के लिए समीकरण यहाँ पे जैसे आयरन है, जल के साथ क्रिया करके Fe3O4 प्लस H2 का को लेते हैं। यहाँ पे स्टेप में यहाँ पे आप लोगों का यहाँ मेन पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। स्टेप यहाँ पे यह कल्पना करते हैं कि प्रत्येक बॉक्स में से एक निम्न प्रकार की बॉक्स को लिखिए। यह इसलिए कि बॉक्स के अंदर कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, यह आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है यहाँ पे असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं को सूची बनाइए एवं गिनती कीजिए कि इस प्रकार से पहले ये देखिए कि तत्व में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है या अभिकारक या उत्पाद की ओर से हो सकता है। इसी कसौटी पर हम उपयोग में पाया जाता है कि यौगिक Fe3O4 में ऑक्सीजन तत्व में सबसे अधिक 4 परमाणु हैं।
4 परमाणु है। यहाँ पे रिएक्टर प्रोडक्ट यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा लंबा मेथड आप लोग को पड़ेगा, आप लोग को शॉर्टकट भी हम बता भी देते हैं।